डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया है स्टेकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस और वहाँ पे हमने स्टेकियोमेट्री को डिफ़ाइन किया था और जो कुछ न्यूमेरिकल्स वहाँ पे हमने किए हैं वो स्पेशली रिलेटेड थे विथ मास एंड मास रिलेशनशिप। आज हम और कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं और स्टार्ट करेंगे विथ एन एग्जांपल दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। नाउ मैं यहाँ पे पहले एक रिएक्शन लिखना चाहूँगा N2 प्लस H2 एंड इट गिव्स अमोनिया। तो सबसे पहले स्टेकियोमेट्री डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। तो यहाँ पे है N2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है तो यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 6, यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स 3। तो जब हमारे पास कोई भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगी, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हमें एक्चुअली एक इन्फॉर्मेशन देती है। व्हाट दैट इन्फॉर्मेशन इज़, एक्चुअली ये बैलेंस्ड केमिकल जो इक्वेशन है इट टेल्स अस, एक तो ये हमें ये बताती है कि नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर 2 अमोनिया मॉलिक्यूल बनाता है। तो अगर हम इस केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स में पढ़ें, दिस केमिकल रिएक्शन, दिस केमिकल इक्वेशन इट टेल्स अस दैट 1 molecule of nitrogen always combines with 3 molecules of hydrogen and it will always give 2 molecules of ammonia। तो हम इसको इस तरह से भी पढ़ते हैं या हम इस केमिकल इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ मोल्स में भी बयान कर सकते हैं। इट ऑल्सो टेल्स दैट यहाँ पे चूँकि नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, इसके सामने जो स्टेकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है दैट इज़ 1, तो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 1 mole of nitrogen always combines with 3 moles of hydrogen and it will always give 2 moles of ammonia। तो अगर मैं ये यहाँ पे लिखना चाहूँगा 1 mole of nitrogen always combines with 3 moles of hydrogen and it will give 2 moles of ammonia। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हमें ये इन्फॉर्मेशन देती है। तो अगर हम मोल्स को मास में तब्दील करें, अगर हम 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के बदले हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन किसके बराबर होता है, हमें ऑलरेडी पता है एज पर द मोल कंसेप्ट। अगर हम नाइट्रोजन का 1 मोल ले लेंगे, सिंपली इसका मास हम ले लेंगे ग्राम्स में। एक नाइट्रोजन का मास होता है 14 और N2 का हो गया दैट इज़ 28। तो 28 ग्राम अगर हम ले लेंगे दैट इज़ कॉल्ड इट इज़ ग्राम मॉलिकुलर मास, और ग्राम मॉलिकुलर मास 1 मोल के बराबर है। तो इसका मतलब अगर हम 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन ले रहे हैं तो इसका मतलब है 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ओके, नाउ कितने मोल्स हाइड्रोजन के, अगर हम हाइड्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोजन का 1 मोल H2 का 1 मोल कितने के बराबर होगा, 2 ग्राम के बराबर, क्योंकि हमें इस मॉलिक्यूल का मास लेना है ग्राम्स में। तो 2 ग्राम इसका 1 मोल है। यहाँ पे कितने मोल्स हाइड्रोजन के यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं, 3 मोल्स। तो इसका मतलब 2 ग्राम हुआ इसका 1 मोल, तो दैट मीन्स 3 मोल कितने हो गए फिर 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। और ये हमें कितने मोल्स ऑफ अमोनिया दे रहा है, 2 मोल्स। एक अमोनिया, अगर हम अमोनिया का 1 मोल ले लेंगे दैट इज़ 17 ग्राम्स। अगर हम यहाँ पे देखेंगे NH3, इसका मास अगर देखेंगे इसके 14 है, 14 प्लस 3, क्योंकि हर एक हाइड्रोजन का एक एटॉमिक मास यूनिट है 3 का, इसका मतलब 3 का है फिर 3, 14 प्लस 3 दैट मीन्स 17। अगर हम इसको ग्राम्स में लेंगे दैट इज़ 17 ग्राम एंड 17 ग्राम इट इज़ ग्राम मॉलिकुलर मास, और ग्राम मॉलिकुलर मास किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर। तो इसका मतलब अमोनिया का 1 मोल 17 ग्राम के बराबर है। चूँकि यहाँ पे 2 मोल हमें अमोनिया मिलते हैं तो इसका मतलब 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। नाउ सी, तो जब भी हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी तो इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें एक इन्फॉर्मेशन देती है। दैट इन्फॉर्मेशन इज़, हम इसको
ऐसे भी ले सकते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन ऑलवेज कंबाइन विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, इट विल ऑलवेज गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। या हम इन टर्म्स ऑफ मोल्स भी इसको ले सकते हैं। इट ऑल्सो टेल्स दैट 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन विल ऑलवेज कंबाइन विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड इट विल ऑलवेज गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो मोल्स को अगर हम मास में ले लेंगे, इट ऑल्सो मीन्स 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल ऑलवेज कंबाइन विद 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड इट विल गिव 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। क्लियर? नाउ सी, तो क्या हम जब 28 ग्राम नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है 6 ग्राम से, तो अमोनिया कितना मिल जाएगा? डेफिनेटली 34 ग्राम। तो अगर मैं ऐसे कहूँ कि अगर हम 28 के बदले 14 ग्राम लेती, अगर हम 6 ग्राम के बदले 3 ग्राम लेती, तो इसका मतलब हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं अमोनिया कितना बन जाएगा। तो अमोनिया कितना बन जाएगा, क्योंकि मैंने इसका हाफ लिया है, 28 का हाफ मैंने 14 लिया है, इसका हाफ मैंने 3 लिया है, इसका हाफ मतलब यहाँ पे 17 ग्राम हमें अमोनिया मिल जाता। तो अगर हमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की मिकदार पता होगी, हम ये बता सकते हैं कि हमें कितना प्रोडक्ट मिल जाएगा अगर हमें उस रिएक्शन की बैलेंस्ड फॉर्म पता है। तो इसका मतलब हमें ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये इंफॉर्मेशन देती है कि अगर हम इस रिएक्शन को ले लेंगे, अगर ये बैलेंस्ड फॉर्म में है, तो हमें ये इंफॉर्मेशन देती है कि 1 मोल ऑफ अमोनिया कंबाइंड विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये कितने मोल अमोनिया देगा? 2 मोल। या हम इस तरह से कहेंगे 20 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन हमें कितना अमोनिया देता है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होने पर? 34 ग्राम्स। तो अगर हम सिर्फ 14 ग्राम ही ले लेंगे, तो 14 ग्राम से हमें कितना अमोनिया मिल जाएगा? 17 ग्राम्स। तो इसका मतलब 28 से हमें 34 मिल रहा है, तो 14 से हमें कितना मिल जाएगा? 17। दैट मीन्स देयर इज अ सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, देयर इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो अगर हमें रिएक्टेंट्स की कुछ क्वांटिटी पता होगी कि हमारे पास रिएक्टेंट इतना है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम इससे कितना प्रोडक्ट बना सकते हैं। That is possible only when there is a relation between these reactants and products in terms of quantity. This quantitative relationship between reactants and products, चाहे आप in terms of molecules ले लेंगे, moles ले लेंगे, volumes ले लेंगे या masses ले लेंगे, that is called stoichiometry, जो हमने पहले ही पढ़ा है। Now, हमने ये भी देखा कि अगर हम 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन ले लेंगे इस प्रोसेस में, तो हमें कितना अमोनिया मिल जाएगा? 34 ग्राम्स। तो अगर मैं ले लूँगा 40 ग्राम्स, तो हमें कितना अमोनिया मिल जाएगा? 17 ग्राम्स। तो इसका मतलब अगर मैं 14 ग्राम्स ले लूँगा, प्रोडक्ट कितना मिल जाएगा मुझे? 17 ग्राम्स। तो अगर मुझे रिएक्टेंट का मास पता है, तो मैं प्रोडक्ट का मास मालूम कर सकता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट का मास कितना मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मुझे रिएक्टेंट का मास पता होगा, तो हम प्रोडक्ट का मास निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हमने मास को मास के साथ रिलेट किया है। नाउ इस किस्म की न्यूमेरिकल जो है वो हमने पिछले क्लास में किए हैं, पिछले लेक्चर में हमने किए हैं, जहाँ पे हमने मास से मास कैलकुलेट किया है, बिकॉज वी यूज्ड द रिलेशन मास मास रिलेशनशिप। तो आज हम इसी रिएक्शन को इस्तेमाल करके सिंपल से ही स्टार्ट करेंगे। हम मास अगर दिया होगा तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हमें कोई ये अमोनिया का वॉल्यूम कितना मिल जाएगा अगर ये गैसियस फॉर्म में होगा। तो किस तरह से करेंगे देखिए आप। नाउ सी, अगर हम इस रिएक्शन को फिर जब भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगी, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में ले आना है। तो जब वो बैलेंस फॉर्म में होगी, तो तब ही वो बैलेंस्ड फॉर्म हमें एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के दरमियान। तो जब वो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हमें बताती है, तो तभी हम रिएक्टेंट्स का मास जानकर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट कितना बन सकता है उससे। ठीक है। नाउ देखिए, मैं इसको फिर मोल्स में ले रहा हूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखिए आप, तो इस पर ही हम न्यूमेरिकल अब करेंगे। थोड़ा पहले आप ये देखिए, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हमें बताती है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन ऑलवेज कंबाइन विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इट विल ऑलवेज गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। इज इट क्लियर? क्योंकि हमें पता है कि ये जो नाइट्रोजन है इट एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म नॉर्मल कंडीशन पर। अगर हमें अमोनिया भी गैस फॉर्म में है, तो अगर मैं इस तरह से कहूँगा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मीन्स 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन।
28 grams of nitrogen combines with 6 grams of hydrogen. 6 grams of hydrogen means 3 mole of hydrogen. It will give 34 grams of ammonia. That means 34 grams कितने हो गए इसके 2 मोल. तो अगर मैं इस रिएक्शन को लिखूं, अगर मैं इस 2 मोल ऑफ अमोनिया अगर ये गैस फॉर्म में है, तो हमें ये भी पता है कि एक मोल अगर हमें कोई भी गैस होगा जिसकी मकदार होगी 1 मोल, तो 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एट एसटीपी. दैट मीन्स 22.4 लीटर एट एसटीपी. ये हमें पता है 1 मोल. तो यहाँ पे अमोनिया कितने मोल्स में मिल जाता है 2 मोल्स. तो क्या मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि अगर हम 28 ग्राम दैट इज 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन करेंगे 6 ग्राम मतलब 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से, हमें 2 मोल अमोनिया मिल सकता है. 2 मोल अमोनिया मीन्स 22.4 लीटर इंटू 2, क्योंकि 22.4 लीटर होगा 1 मोल इंटू 2 मीन्स 2 मोल एट एसटीपी ऑफ अमोनिया हमें मिल जाएगा NH3 डेफिनेटली, क्योंकि मैं अब इसको मोल्स में ले रहा हूँ. तो इसका मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन से हमें कितना अमोनिया मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. दैट मीन्स 2 इंटू 22.4 लीटर एट एसटीपी ऑफ अमोनिया. इज इट क्लियर? तो वो किसके बराबर होगा देखिए आप. तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, मैं इसको अब यहाँ पे थोड़ा रब करने जा रहा हूँ. नाउ सी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? It will give 22.4 into 2. 22.4 means 44.8 liter of NH3 at STP. ठीक है? तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को कंबाइन करेंगे विथ 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, इट विल ऑल्सो गिव 44.8 लीटर ऑफ अमोनिया एट एसटीपी. क्योंकि 44.8 लीटर ऑफ अमोनिया एट एसटीपी कितने के बराबर होता है 2 मोल ऑफ अमोनिया. इज इट क्लियर? तो इसका मतलब अगर 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इतना अमोनिया हमें दे रहा है, तो क्या अगर हम इसके सिर्फ 14 ग्राम्स ले लेंगे, 14 ग्राम्स, तो हमें यहाँ पे अमोनिया कितना मिल जाएगा? अगर हम नाइट्रोजन का हाफ ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका भी हमें हाफ मिल जाएगा. दैट मीन्स 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया एट एसटीपी. तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से मास दे देंगे नाइट्रोजन का, तो क्या हम वॉल्यूम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस अमोनिया का? डेफिनेटली. तो जब हम मास के बेसिस पे वॉल्यूम प्रेडिक्ट कर पाएंगे, दैट मीन्स इट इज़ इनफैक्ट मास वॉल्यूम रिलेशनशिप. तो आज हम इसी मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पर न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं. तो यहाँ तक आप ये नोट कीजिए. हम यहाँ पे अब न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं. तो इसी के बेसिस पे आज हम अब न्यूमेरिकल्स करेंगे. तो अगर हमारा क्वेश्चन इस तरह से है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ NH3 एट STP. Calculate volume of ammonia at STP obtained from Haber's process from 2.8 gram of नाइट्रोजन. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी. हमें अमोनिया ये बताना है कि अमोनिया का वॉल्यूम हमें कितना हमें मिल जाएगा जब हमारे पास जो नाइट्रोजन होगा वो कितना है 2.8 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन. हमारे पास नाइट्रोजन है 2.8 ग्राम. 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन से हमें कितना अमोनिया मिल जाएगा ड्यूरिंग हाइबर्स प्रोसेस. तो यहाँ पे इनफैक्ट हमें हाइड्रोजन इस्तेमाल करना है, और हाइड्रोजन हम इसको जितना इस 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को हाइड्रोजन चाहे कंबाइन होने के लिए, तो उतना हम इसको दे सकते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें रिएक्शन लिखनी है. तो सोल्यूशन हमें पता होनी चाहिए कि रिएक्शन इसमें इन्वॉल्वड क्या है. द रिएक्शन इन्वॉल्वड
इन्वॉल्वड इज, द रिएक्शन इन्वॉल्वड इज, देखिए इन्वॉल्व रिएक्शन क्या है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इट गिव्स अमोनिया। तो सबसे पहले जब आप रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है ट्वाइस, तो यहाँ पे इसका मतलब 3 टाइम्स। नाउ अब ये रिएक्शन हमें क्या बताती है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो अगर मैं मोल्स के बदले इसको मास में तब्दील करूँ, क्योंकि ये 1 मोल है 3 मोल, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन किसके बराबर होता है, हमें पहले ये पता है 28 ग्राम। तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन हमें कितना अमोनिया देगा, शाबाश 2 मोल। तो 2 मोल अमोनिया अगर हम इसका वॉल्यूम ले लेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, दैट मीन्स 44.8 लीटर ऑफ अमोनिया एट STP। बस इसी रिलेशन को इस्तेमाल करेंगे। अब हमें पता है कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितना अमोनिया देगा, 44.8 लीटर। देयरफॉर और अगर हम करें 28 ग्राम दे रहा है नाइट्रोजन हमें इतने लीटर्स अमोनिया के, तो 1 ग्राम कितना देगा, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इट विल गिव 44.8 डिवाइड बाई 28 लीटर ऑफ अमोनिया एट STP। ठीक है, तो अगर हमें 2.8 है तो 2.8 कितना देगा, यहाँ आप पहले यहाँ पे इसको नोट कीजिए, मैं ऊपर यहाँ पे लिखूँगा। इसको मैं रब करने जा रहा हूँ। नाउ सी, तो हमें कितने का निकालना है, 2.8 का। तो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गिव्स दिस, देयरफॉर 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गिव्स अमोनिया, कितना अमोनिया देगा, शाबाश, दैट वुड बी 44.8 डिवाइड बाई 28 इंटू 2.8 लीटर ऑफ NH3 एट STP। ठीक है, ओके। तो ये किसके बराबर आएगा, 44.8 डिवाइड बाई 28 इंटू, ये है 2.8, इसको मैं 28 करूँगा, 28 दैट मीन्स आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 10⁻⁻⁻1 ऑफ अमोनिया एट STP। ये STP कंडीशंस पर ये वॉल्यूम होगा। तो 28 हुआ कैंसल, दैट मीन्स इट विल गिव अस 4.48 लीटर ऑफ NH3 एट STP। तो ये हमें आंसर हमें मिल गया यहाँ पे। तो इसका मतलब अगर हमें 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है तो उससे कितना अमोनिया हमें मिल सकता है, 4.48 लीटर ऑफ अमोनिया एट STP। तो यहाँ पे हमें मास दिया हुआ था, तो हमने क्या निकाला यहाँ पे, वॉल्यूम। तो इसको हम कहते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो ये एक न्यूमेरिकल थी किस बेसिस पे, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पर। तो ये आप नोट कीजिए प्लीज़। देखिए आप, तो जब हमें मास दिया होगा और हम वॉल्यूम निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। या अगर वॉल्यूम दिया होगा तो हम उससे मास निकालेंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब हम एक और यहाँ पे रिलेशन पहले पढ़ेंगे, दैट इज वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम रिलेशनशिप मतलब यहाँ हमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो होगा उसका वॉल्यूम दिया होगा और हम उस वॉल्यूम के बेसिस पर वॉल्यूम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो वॉल्यूम दिया होगा उस वॉल्यूम से हमें प्रोडक्ट कितना वॉल्यूम उसका हमें मिल जाएगा उससे। देखिए आप यहाँ पे मैं पहले न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखना चाहूँगा, इसी रिएक्शन को हैबर्स प्रोसेस को ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट STP obtained by combining 0.224 liter of nitrogen at STP in Haber's process।
तो हाइबर्स प्रोसेस क्या प्रोसेस है, जहाँ पे हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के अमोनिया बनाते हैं, दैट इज अ हाइबर्स प्रोसेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, हमें वॉल्यूम ऑफ अमोनिया निकालना है एट एसटीपी कंडीशंस पर बाय कंबाइनिंग 0.224 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी इन हाइबर्स प्रोसेस। यहाँ पे थोड़ा इस तरह से लिखेंगे ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग विथ, यहाँ पे लिखेंगे एट STP with हाइड्रोजन इन हाइबर्स प्रोसेस, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। नाउ सिंपल सा जो इसका आंसर निकलेगा, सिंपली हमें क्या करना है, फिर हमें पहले इसकी रिएक्शन लिखनी है। जो भी स्टोइकियोमेट्री में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, सबसे पहले हमें उसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए कि वो इसमें रिएक्शन जो होने वाली है वो कौन सी रिएक्शन है, और उस रिएक्शन को हमें बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है, ये ज़रूरी चीज़ है। देखिए आप सॉल्यूशन, नाउ जो रिएक्शन इन्वॉल्व है दैट इज लाइक दिस, इट गिव्स अमोनिया, क्योंकि हाइबर्स प्रोसेस में यही रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे है ट्वाइस 3 टाइम्स, तो यहाँ पे कितने मोल है 1 मोल, तो ये कितने मोल है 3 मोल, और ये कितने हैं 2 मोल। तो हम इस मोल को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिखेंगे, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में है। तो हम क्योंकि हमें पता है कि हम गैसियस सबस्टेंसेस के लिए मोल को डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एज वेल। क्योंकि यहाँ पे 1 मोल है, 1 मोल मीन्स इसका मतलब हमें इसका कितना वॉल्यूम होगा एट एसटीपी कंडीशंस पर 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो इसका मतलब अगर इसके 3 मोल्स हैं तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, इंटू 3 का कितना होगा इंटू 3 लीटर, 22.4 इंटू 3 लीटर एट एसटीपी। और ये हमें कितने मोल्स ऑफ अमोनिया दे रहा है 2 मोल्स। 1 मोल अमोनिया का वॉल्यूम कितना है 22.4, और 2 का कितना होगा इंटू 2 लीटर, दैट मीन्स 22.4 इंटू 2 लीटर एट एसटीपी। क्लियर, तो ये हमें पता है। तो हमें अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन से हमें निकालना है, हमें नाइट्रोजन से निकालना है अमोनिया। देखिए कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कैलकुलेट करना है किससे, नाइट्रोजन से। अब नाइट्रोजन का कितना वॉल्यूम दिया हुआ है 0.224 लीटर, हमें देखना है 0.224 लीटर ऑफ नाइट्रोजन हमें कितना अमोनिया देगा। देखिए आप, हमें इसी रिलेशन को इस्तेमाल करना है। हम यहाँ पर भी वॉल्यूम ही ले लेंगे और यहाँ से भी वॉल्यूम ही ले लेंगे। हमें पता है कि इस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से कि अगर हमारे पास नाइट्रोजन होता 22.4 लीटर एट एसटीपी, तो उससे हम कितना अमोनिया बना लेते 22.4 इंटू 2 लीटर, ठीक है। तो ये देखिए आप, सिनस 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी गिव्स अमोनिया, कितना अमोनिया देता, दैट इज 22.4 इंटू 2 लीटर एट एसटीपी। तो उससे हम अमोनिया हमें मिल जाता 22.4, दैट मीन्स ये हुआ सिंपली इट इज़ 44.8। तो मैं इसको ऐसे ही लिखूँगा 22.4 इंटू 2 लीटर एट एसटीपी। तो 22.4 लीटर हमें इतना अमोनिया दे रहा है, तो इसका मतलब है और 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी हमें कितना अमोनिया देगा, दैट इज 22.4 इंटू 2 डिवाइड बाई ये 22.4 लीटर एट एसटीपी, ठीक है। क्लियर, नाउ 22.4 लीटर हमें इतना दे रहा है अमोनिया, 1 लीटर हमें देगा 22.4 इंटू 2 डिवाइड बाई 22.4। अब 2 लीटर अगर होता कितना देता वो, फिर जितना हमें 1 लीटर के लिए यहाँ पे आंसर निकला है, जितने भी लीटर्स अब होंगे वो इसे मल्टीप्लाई करना है। 2 लीटर अगर हमें यहाँ पे दिया होता कि 2 लीटर नाइट्रोजन हमें कितना अमोनिया देता है एट एसटीपी कंडीशंस पर, तो उसका आंसर होता फिर 22.4 इंटू 2 डिवाइड बाई 22.4 इंटू 2। 3 लीटर इसको मल्टीप्लाई करना था इंटू 3, 4 लीटर इंटू 4। अब यहाँ पे दिया है 0.224 लीटर, तो इसी को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसको रब करने जा रहा हूँ ऊपर, इसको मैं रब करने जा रहा हूँ। आप
तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 0.224 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गिव्स अमोनिया। वो कितना अमोनिया देगा फिर 22.4 इंटू 2 डिवाइड बाई 22.4 इंटू 0.224 लीटर एट STP। देखिए इसको आप 22.4 इंटू 20 ये तो इसके साथ कट होगा, तो ये किसके बराबर होगा 2 इंटू 0.224। तो ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज़ 2 इंटू 22.4 इंटू, ये मैंने डिसिमल यहाँ पे लिया, तो 10⁻⁻² लीटर एट STP। तो ये किसके बराबर आएगा, इट इज़ 44.8 लीटर, 44.8 इंटू 10⁻² लीटर एट STP। या अगर हम डिसिमल को यहाँ पे ले लेंगे, अगर हम डिसिमल को यहाँ ले आएंगे दैट इज़ 4.48, मगर इंटू 10⁻⁻ फिर -1 यहाँ पे रहेगा लीटर एट STP। तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं कि हमें कितना अमोनिया मिल जाएगा अगर हम सिर्फ 0.224 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट STP कंडीशंस पर इस्तेमाल करेंगे अमोनिया बनाने के लिए। तो इस तरह से हमने अमोनिया नाइट्रोजन का वॉल्यूम लिया और उस वॉल्यूम से हमने अमोनिया का वॉल्यूम निकाला कि हमें अमोनिया का वॉल्यूम कितना मिलेगा एट STP कंडीशंस पर। मतलब हमने वॉल्यूम को इस्तेमाल करके वॉल्यूम कैलकुलेट किया, दैट मीन्स इट इज़ वॉल्यूम रिलेशनशिप। सो दिस वाज अगेन अनदर एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हमने यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिलेशंस पढ़े हैं। One is mass relationship, second one was mass volume relationship, and third one was volume relationship। पहले रिलेशनशिप में मास में हमने जब मास दिया हुआ था तो हमने मास कैलकुलेट किया। तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में मास दिया हुआ था तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते थे, या अगर वॉल्यूम दिया हुआ होगा तो हम मास कैलकुलेट कर सकते थे। तो यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ था और हमने वॉल्यूम ही कैलकुलेट किया है प्रोडक्ट का अंडर STP कंडीशंस। क्लियर? नाउ अब हम इसके बेसिस पे और न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करने जा रहे हैं जिसमें हमें लिमिटिंग रिएजेंट का आइडिया हमें मिल जाएगा। आप देखिए प्लीज इसको अभी। तो हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट हम किसको कहेंगे और एक्सेस रिएजेंट हम किसको कहेंगे? देखिए आप, सिंपल सी एक रिएक्शन ले लेंगे, यहाँ पे एक डिफरेंट रिएक्शन ले लेंगे हम। स्पेशली अगर हम वाटर की बात करेंगे, देखिए नाउ सी, अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क, व्हाट वी विल गेट वाटर। ठीक है, सिंपल। हम कोई भी रिएक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम सीख सकेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सेस रिएजेंट हम किससे कहेंगे। तो यहाँ सिंपल रिएक्शन से ही स्टार्ट करेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हम तभी जान पाएंगे कि कितना हाइड्रोजन कितना वाटर देगा या कितना ऑक्सीजन कितना वाटर देगा जब हम इस रिएक्शन को पहले बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बैलेंस। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हुई 4, दैट मीन्स 2। तो अगर हम इस रिएक्शन को वर्ड्स में लिखना चाहेंगे, इट मीन्स 2 moles of हाइड्रोजन combined with 1 mole of oxygen, and it will give 2 mole of water। ठीक है, तो अगर हम मोल्स को मास में लिखेंगे, 2 mole of हाइड्रोजन मीन्स 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि
हाइड्रोजन का 1 मोल 2 ग्राम के बराबर है, तो 2 मोल कितने के बराबर होंगे? 4 ग्राम। तो ऑक्सीजन के कितने मोल है? 1 मोल, दैट मीन्स एक ऑक्सीजन का दैट इज 16 इसका एटॉमिक मास है। तो O2 का कितना होगा? दैट इज 32, दैट मीन्स 32 ग्राम्स, 32 ग्राम्स ऑफ O2। तो ये हमें कितना वाटर दे रहा है? एक वाटर मॉलिक्यूल का 18 ग्राम है 1 मोल के बराबर। तो यहाँ पे 2 मोल्स हमें मिल रहे हैं, दैट मीन्स 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो ये हमें पता है। 2 moles of hydrogen will always combine with 1 mole of oxygen and it will always give 2 mole of water. या 4 grams of hydrogen will always combine with 32 grams of oxygen and it will give 36 grams of water. क्लियर? देखिए आप, तो अगर मैं ये कहूँगा कि अगर 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन होंगे तो वाटर कितना मिलेगा? 36 ग्राम्स। नाउ क्लियर? तो अगर मैं इस तरह से कहूँगा कि अगर हम 4 ग्राम ले लेंगे हाइड्रोजन के, अगर हम 4 ग्राम ले लेंगे हाइड्रोजन के, और अगर हम जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम ले लेंगे अब 32 के बदले 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर हमें ये बताना पड़ेगा कि वाटर कितना मिलेगा। देखिए आप कैसे, ये कैसे देखना है। देखिए यहाँ पे 32, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 4 ग्राम तो 2 मोल के बराबर है 4 ग्राम, तो यहाँ तो ठीक है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम के बराबर था, तो हम यहाँ पे हमें कितना दिया हो? 16 ग्राम। तो क्या हम इस तरह से कहेंगे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, जो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसको कितना हाइड्रोजन चाहे? 32 ग्राम को चाहे 4 ग्राम। तो इसका मतलब 16 ग्राम को चाहे, चूँकि मैंने हाफ इसका लिया, 32 का हाफ, तो अगर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, इसको हाइड्रोजन भी हाफ ही चाहे, दैट मीन्स ये कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा? 2 ग्राम के साथ। यहाँ पे 4 ग्राम दिया है, मगर ये कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा? ओनली 2 ग्राम। तो इसके 16 ग्राम फिर इसके 2 ग्राम ये कंबाइन होंगे, तो जो यहाँ पे वाटर हमें मिल जाएगा, दैट वुड बी सिंपली 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो अगर आप इस रिएक्शन को फिर देखेंगे, पहले हमें पता है कि 4 ग्राम कंबाइन होते हैं 32 ग्राम से और हमें मिल जाता है 36 ग्राम ऑफ वाटर। मगर अगर मैं ऑक्सीजन को हाफ ले रहा हूँ, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का हाफ यहाँ में 16 ग्राम ही ले रहा हूँ, तो 16 ग्राम के लिए जो अवेलेबल हाइड्रोजन होगा उसके साथ कंबाइन होने के लिए वो तो 2 ही ग्राम चाहिए। तो वही 2 ग्राम इस 4 ग्राम में से वही 2 ग्राम इसके साथ मिलकर वाटर बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो वाटर यहाँ पे बन जाएगा हमें 18 ग्राम। अब चूँकि यहाँ पे 4 ग्राम थे, इसमें से 2 ग्राम कंज्यूम हुए इसके साथ कंबाइन होने में, तो फिर हाइड्रोजन के 2 ग्राम वहाँ पर ही रहेंगे। तो ये जो 2 रिएक्टेंट्स हैं, इन 2 रिएक्टेंट्स में से जो रिएक्टेंट रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी कुछ बचा है वो तो ये रिएक्टेंट है, तो इस रिएक्टेंट को हम कहेंगे एक्सेस रिएक्टेंट या रिएजेंट। और वो रिएक्टेंट, इन 2 में से अगर हम देखेंगे, वो रिएक्टेंट जो कंप्लीट कंज्यूम हुआ है वो तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, इट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। तो सिंपली हम लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? द रिएक्टेंट विच गेट्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। और वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी कुछ बच जाता है, उस रिएक्टेंट को हम कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो डिफाइन करेंगे यहाँ पे पहले the reactant which gets completely हम ऐसे लिखेंगे which is completely consumed during the reaction is called limiting
reagent and the reactant which remains even after the completion of chemical reaction is called यहाँ पर मैं ये लिखूँगा excess reagent। तो अगर हम रिएक्शन कराएंगे और उस रिएक्शन में हम लेट 2 रिएक्टेंट्स अवेलेबल है हमें वहाँ पे, या 2 रिएक्टेंट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, उन 2 रिएक्टेंट्स में से अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम होगा रिएक्शन के दौरान, तो उस रिएक्टेंट को हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट। और वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी कुछ बच जाएगा, उस रिएक्टेंट को हम कहेंगे दैट्स कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ यहाँ पे में देखिए, हमें पता है कि 4 ग्राम कंप्लीटली कंज्यूम होते हैं 32 ग्राम से। तो अगर हम इस तरह से लेते कि हम सिर्फ हाइड्रोजन लेते सिर्फ 4 ग्राम, मगर ये 4 ग्राम कितने से कंज्यूम होता था 32 ग्राम से। अगर हम ऑक्सीजन लेते 16 ग्राम से सिर्फ, तो इसका मतलब पूरा यहाँ पे कंज्यूम होता ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन से मिलने के लिए, कंबाइन होने के लिए हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही ग्राम ज़रूरत है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ग्राम बच जाते। तो इन 2 में से जो कंप्लीटली कंज्यूम होता वो ऑक्सीजन होता। तो ऑक्सीजन फिर यहाँ पे एक्ट करता है एज लिमिटिंग रिएजेंट, और जो रिएक्शन होने के बाद भी कुछ बच जाता वो यहाँ पे हाइड्रोजन होता, और हाइड्रोजन फिर इस रिएक्शन में होता एज एक्सेस रिएजेंट। तो आप इसको प्लीज़ नोट कीजिए अभी। नाउ सी, मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिखना चाहूँगा, और ताकि हमें कुछ और पॉइंट्स इससे पता चल जाए। मैं फिर यही रिएक्शन लिखना चाहूँगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर। तो बैलेंस करेंगे पहले ट्वाइस, यहाँ पे ट्वाइस, इसका मतलब हमें जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है इट टेल्स अस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और ये कितने मोल्स दे रहा है 2 मोल। तो अगर हम मोल्स को अगर हम मास में लिखना चाहेंगे, दैट मीन्स 2 मोल मीन्स 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन होता है, 1 मोल दैट मीन्स ऑक्सीजन दैट इज 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और ये हमें जो वाटर देता है 2 मोल, 1 मोल वाटर का मास कितना होता है 18 ग्राम दैट इज 36 ग्राम। ठीक है, देखिए आप। तो अब ये रिएक्शन हमें यहाँ से हमें पता चलता है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, और फिर ये हमें 36 ग्राम ये वाटर मिल जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 ग्राम के लिए 32, अगर हम सिर्फ 16 ग्राम से ले लेते जो मैंने भी कहा, तो 16 ग्राम मीन्स मैंने इसका हाफ लिया है। तो अगर मैंने इसका हाफ लिया है तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी इसको कितना चाहिए, इसका ही हाफ, मतलब इसका चाहिए था 2 ग्राम ही। तो ये 16 ग्राम सिर्फ इस 2 ग्राम से ही मिलते। तो ऑटोमेटिकली जब मैंने इसका हाफ लिया है, इसको हाइड्रोजन भी चाहिए फिर हाफ ही कंबाइन होने के लिए, ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता उसका मास भी हाफ ही होता दैट इज़ 36। इसके बदले हमें यहाँ पे होते सिंपली 18 ग्राम। अब देखिए आप, नाउ मैंने कितना लिया 16 ग्राम, 16 ग्राम को कितना हाइड्रोजन चाहिए 2 ग्राम। तो अगर हम 2 ग्राम के बदले 3 ग्राम लेते, क्या प्रोडक्ट के मकदार में कोई इंक्रीज होती? हरगिज़ नहीं, क्योंकि 16 ग्राम को सिर्फ चाहिए 2 ग्राम ही। अगर आपने 3 ग्राम लिए हैं तो इसका मतलब ये 1 ग्राम जो हाइड्रोजन का होता है ये अनरिएक्टेड रह जाता। अगर आप हाइड्रोजन को और बढ़ाते हो 4 ग्राम, क्या यहाँ पे प्रोडक्ट बढ़ जाएगा? नेवर, क्योंकि 16 ग्राम को सिर्फ 2 ग्राम ही चाहिए। तो अगर आपने 4 ग्राम लिया है तो इसका मतलब ये 2 ग्राम हाइड्रोजन के यहाँ पे बच जाते हैं अनरिएक्टेड फॉर्म में। तो इसका मतलब 16 ग्राम सिर्फ 2 ग्राम हाइड्रोजन से ही कंबाइन होकर 18 ग्राम वाटर बनाता। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, क्या मैं इस तरह से कहूँगा कि अगर मैं अब ऑक्सीजन का 16 ग्राम लेता
और हाइड्रोजन 4 ग्राम। तो 16 ग्राम में से हाइड्रोजन के सिर्फ कितने ग्राम्स कंज्यूम होते? 2 ग्राम्स। तो जब ये 2 ग्राम कंज्यूम होते तो यहाँ पे 2 ग्राम जो है वो अनरिएक्टेड रहते। तो इन दो रिएक्टेंट्स में से जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम होता वो ऑक्सीजन होता, एंड दैट ऑक्सीजन वुड एक्ट देयर एज ए लिमिटिंग रिएजेंट। और जब हमने ये 4 ग्राम लिए हैं, ये 16 ग्राम, तो इस 4 ग्राम में से ये 2 ग्राम यहाँ पे बच जाते, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक्ट करता एज लिमिटिंग रिएजेंट, एज एक्सेस रिएजेंट। नाइस। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, 16 ग्राम को कितना हाइड्रोजन चाहिए? आप सिर्फ 2 ग्राम्स, तो यहाँ पे 2 ग्राम बच जाते। अब जो हमें यहाँ पे वाटर बन जाता, देखिए आप यहाँ पे वाटर कितना बन जाता? 16 ग्राम और हाइड्रोजन के 2 ग्राम आपस में मिलकर 18 ग्राम बनाते। तो अगर हम हाइड्रोजन को और ऐड करते, लेट 4 ग्राम लेते, चाहिए तो इसको 2 ग्राम ही चाहिए, अगर हम 4 ग्राम लेते, क्या वाटर 18 ग्राम से ज़्यादा बन जाता? नहीं, क्योंकि और हाइड्रोजन के लिए फिर यहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए, जो वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 16 ग्राम ही है। तो हाइड्रोजन बढ़ाने से अगर हम हाइड्रोजन को 4 के बदले 5 ग्राम कर दें, क्या यहाँ पे वाटर की मकदार बढ़ जाती? कभी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर हम 5 के बदले 6 ग्राम करते, वाटर की मकदार फिर यही रहती। तो इसका मतलब है कि अगर लिमिटिंग रिएजेंट होगा और एक्सेस रिएजेंट होगा, एक्सेस रिएजेंट के बढ़ाने से जो प्रोडक्ट की मकदार होती दैट विल नॉट चेंज। एक्सेस रिएजेंट के बढ़ाने से प्रोडक्ट की जो मकदार है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। क्या हम इस तरह से कहेंगे? अगर हम इसके बरकस, क्योंकि ये एक्सेस में है और ये लिमिटिंग रिएजेंट, अगर हम अब ऑक्सीजन को ही थोड़ा बढ़ाते, यू विल फाइंड कि जो वाटर की मकदार होती वो डेफिनेटली वो बढ़ जाती। तो एक तो एक्सेस है, एक तो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो ये प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, वो प्रोडक्ट की मकदार क्या होगी, वो इन दो रिएक्टेंट्स में से डिसाइड कौन करेगा? दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द लिमिटिंग रिएजेंट। तो एक्चुअली अगर किसी भी रिएक्शन में एक एक्सेस रिएक्टेंट होगा और एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वही डिसाइड करता है ओवरऑल यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट की मकदार, प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, दैट इज डिसाइडेड बाय द लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे आप ये नोट कीजिए। आप यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे हम ऐड करना चाहेंगे, it should be noted, the yield of product is decided by the limiting reactant. Clear? It should be noted the yield of product is decided by the limiting reactant. Limiting reactant ही डिसाइड करता है कि ओवरऑल प्रोडक्ट की मकदार क्या बनेगी। तो इस कंसेप्ट को हम इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल्स में। देखिए आप इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। यहाँ पे हम फिर इसी रिएक्शन को इस्तेमाल करके ये कंसेप्ट सीखना चाहेंगे यहाँ पे अच्छे से। देखिए आप, मैं फिर हाइड्रोजन ले रहा हूँ, ऑक्सीजन, यहाँ पे वाटर, तो बैलेंस करेंगे पहले ट्वाइस, तो यहाँ पे ट्वाइस, तो इसका मतलब 2 मोल है इसके हाइड्रोजन के, इसका 1 मोल है, और हमें वाटर कितने मिल जाएंगे? 2 मोल। 2 मोल मतलब यहाँ पे 4 ग्राम हाइड्रोजन हमें चाहिए 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए, तो यहाँ पे 36 ग्राम वाटर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका हाफ लेते 18 ग्राम्स, तो हाइड्रोजन भी इसके लिए कितना चाहिए? इसका हाफ, दैट मीन्स 2 ग्राम्स। वाटर भी हमें कितना मिल जाता है? 18 ग्राम्स। तो अगर मैं कहता 32, सॉरी, इसका हाफ कितना होता है? 16 ग्राम्स। तो 32 अगर हम इसका हाफ ले लेंगे, दैट इज 16 ग्राम्स। 16 ग्राम्स के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? सिर्फ 2 ग्राम्स। तो अगर हम यहाँ पे 4 ग्राम्स लेते तो 16 में से सिर्फ 2 ही ग्राम्स इस्तेमाल होते हैं, तो 2 ग्राम्स इसके बच जाते हैं। तो जो यहाँ पे रिएक्टेंट बच जाता है दैट इज एक्सेस रिएजेंट, और जो पूरा कंप्लीट कंज्यूम होता है दैट इज शाबाश, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट।
और जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बन जाएगा। नाउ सी, तो अगर मैं यहाँ पे कहता सिंपल, यहाँ पे एक क्वेश्चन में इस तरह से लिखता कि अगर हम लेते हैं 4 ग्राम, अगर मैं लेता हूँ 4 ग्राम हाइड्रोजन और मैं लेता हूँ 64 ग्राम ऑक्सीजन, अगर हम 4 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं 64 ग्राम में ऑक्सीजन ले रहा हूँ, अब देखेंगे यहाँ पे वाटर कितना बन जाएगा। देखिए आप, हमें पहले ये पता है कि 4 ग्राम जो हाइड्रोजन है वो कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलता है, 32 ग्राम से। तो यहाँ पे 64 है, तो इस 64 में से सिर्फ 32 पहले इसके साथ मिल जाएगा, जो 32 और 4 तो यहाँ पे बन जाते 36 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो जब 32 इसमें से कंज्यूम होते तो इसमें से कुछ बच जाता है, दैट इज़ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पहले बच जाता है यहाँ पे। तो जब हमारे पास अगर हम ऑक्सीजन ले लेंगे 64 ग्राम और हाइड्रोजन ले लेंगे 4 ग्राम, तो उस वक्त जो एक्सेस रिएजेंट होगा दैट वुड बी ऑक्सीजन, और जो पूरा कंज्यूम होगा वो फिर कौन होता, शाबाश, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या वहाँ पे एक्ट करेगा एज लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमें पता है कि 4 ग्राम हमें कितना वाटर देता है, दैट इज़ 36 ग्राम। तो 4 ग्राम हमें 36 ग्राम ही देगा, और 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, 32 ग्राम। तो जो बाकी यहाँ पे 32 ग्राम बच जाते हैं वो भी वाटर बनाते हैं, मगर वहाँ उसके लिए यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। तो 32 ग्राम ऑफ जो ऑक्सीजन होगा वो अनरिएक्टेड फॉर्म में रहेगा। तो जिस रिएक्टेंट की कुछ मकदार अनरिएक्टेड फॉर्म में रहेगी दैट इज़ एक्सेस रिएजेंट, और जो पूरा कंज्यूम होगा दैट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। और यहाँ पे 4 ग्राम कितना वाटर देगा, 36 ग्राम। देखिए आप, इनफैक्ट अगर हम देखेंगे 4 ग्राम हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन के साथ मिलता है, 32 ग्राम, तो हमें कितना वाटर मिल जाता है, 36 ग्राम। ठीक है, नाउ अगर 4 ग्राम 36 ग्राम दे रहा है, तो अगर यहाँ पे आप 32 के बदले यहाँ पे 64 भी ले रहे हैं, 64 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो जो बाकी 32 के बावजूद जो यहाँ पे ऑक्सीजन होगा वो अनरिएक्टेड रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, वो डिसाइड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट ही। अब अगर हम इसी रिएक्शन को इस तरह से लिखते, अगर मैं इस तरह से बताता कि हमारे पास हाइड्रोजन है लेट 0.04 ग्राम, ठीक है, और ऑक्सीजन होता दैट इज 0.32 ग्राम। ये वैल्यूज हमने ऐसे दिए हैं कि हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने हाइड्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो हम लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट डिसाइड कर सकते हैं। मगर अगर वैल्यूज इस तरह से हैं 0.04 ग्राम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है 0.32 ग्राम, तो अगर यहाँ पे हमें ये बताया जाएगा कि इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट कौन है, तो हम कैसे निकाल पाएंगे। देखिए आप, इसी न्यूमेरिकल को हम अब करने जा रहे हैं। नाउ सी, अगर इस तरह से होगा, इफ 0.04 ग्राम ऑफ hydrogen is allowed to react with 0.032 grams of 0.0, चलो यहाँ पे लिखेंगे 0.32 grams of oxygen. If 0.04 gram of hydrogen is allowed to react with 0.32 gram of oxygen, then which reactant will act as limiting reagent। हमें लिमिटिंग reagent यहाँ पे ढूंढना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें रिएक्शन लिखनी है, सॉल्यूशन।
तो रिएक्शन में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को की रिएक्शन को यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यहाँ पे मिला रहे हैं, इट यूज़ वाटर। तो पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, ट्वाइस इट इज़ 2 टाइम्स। तो सबसे पहले हमें पता है कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ 32 ग्राम्स ऑफ। तो एक चीज़ तो क्लियर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं वी नो, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही दे रही है। तो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन combines with 4 ग्राम that is 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 4 ग्राम कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, 32 ग्राम, और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ, अगर हम 1 ग्राम निकालेंगे, 1 ग्राम हाइड्रोजन फिर कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, दैट इज 32 डिवाइड बाई 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देयरफॉर यहाँ पे 0.04 है, देयरफॉर 0.04 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, 32 डिवाइड बाई 4 इंटू 0.04 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करना चाहेंगे, इट वुड बी इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁻⁻² ग्राम। 4 कैंसल, दैट मीन्स ये किसके बराबर आएगा, 32, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये किसके बराबर आएगा, इट वुड बी 32 इंटू 10⁻⁻² ग्राम, दैट मीन्स 0.32 ग्राम। 0.32 ग्राम, तो अगर ये 0.32 ग्राम है तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम होंगे। 0.04 ग्राम के लिए आपको ऑक्सीजन इतना ही चाहिए, 0.32 ग्राम, मतलब यहाँ पे एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट कोई नहीं होगा, यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम होंगे। तो देन विच रिएक्टेंट विल एक्ट एज लिमिटिंग रिएजेंट, तो यहाँ पे कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा क्योंकि दोनों कंप्लीटली कंज्यूम होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें निकाल सकते हैं। एक और यहाँ पे न्यूमेरिकल करना चाहेंगे इसी के बेसिस पे, या देखिए if 0.4 gram of hydrogen is allowed to react with 0.32 gram of oxygen, then what would be the mass of water formed। तो हमें यहाँ पे ये बताना होगा कि वाटर कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पे। देखिए आप, इनफैक्ट यहाँ पे 2 चीज़ें हमें पहले देखनी है। पहले हमें ये देखना है कि 0.4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो एक तो हमें ये पता होनी चाहिए। तो वहाँ पे हमें ये पॉसिबिलिटी है कि हमें वहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाएगा कि इन 2 में से पहले लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, और हमें ऑलरेडी पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, तो उसी बेसिस पे हम प्रोडक्ट की मकदार निकाल सकते हैं। तो जो इसका पहला पार्ट है फिर सोल्यूशन, तो पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इज, जो यहाँ पे रिएक्शन इन्वॉल्व है दैट इज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो ट्वाइस, यहाँ पे मैं ट्वाइस लिख रहा हूँ, तो 2 मोल मीन्स 4 ग्राम कितने के साथ कंबाइन होते हैं, 32 ग्राम्स ऑफ, तो यहाँ पे 36 ग्राम वाटर हमें मिल जाता है। तो पहले हम देखेंगे 0.4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है 0.32, क्या ये 0.32 पूरा ऑक्सीजन कंज्यूम होगा या कम होगा ये या ज़्यादा। तो पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट को देखेंगे।
यहाँ पे मैं लिखूँगा टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। इसका एक और तरीका भी है, पहले आप ये देखेंगे जो सिस्टमेटिक वे है पहले टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि क्या 0.4 ग्राम पूरे 0.32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ पूरा कंबाइन होगा या नहीं, पहले हम वो देखेंगे। नाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, तो पहले में हम क्या लिखेंगे, सिंस 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन combines with ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, 32 ग्राम्स, तो ये हमें पता है। और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, 32 डिवाइड बाई 4 ग्राम। देयरफॉर 0.4 ग्राम हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, दैट इज़ 32/4 इंटू 0.4 ग्राम। तो ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँगा, इट इज़ 0.4, दैट मीन्स 4 इंटू 10 रेज़्ड पावर -1, 4 इंटू 10 रेज़्ड पावर -1, 4 कैंसल, इट मीन्स 3.2 ग्राम। तो इसके लिए ऑक्सीजन हमें चाहिए 3.2 ग्राम, तो ये है 0.4 ग्राम। तो 0.4 ग्राम के लिए कितना चाहिए हमें ऑक्सीजन, 3.2 ग्राम। पर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 0.32 ग्राम, चाहिए था 3.2 ग्राम। इतने हाइड्रोजन के लिए चाहिए था 3.2 ग्राम, और यहाँ पे ऑक्सीजन है इससे कम, तो इसका मतलब इन दो में से कंज्यूम कौन होगा, पूरा यही। तो लिमिटिंग रिएजेंट ये है, पहला पॉइंट जो इसमें ये है, तो ये लिमिटिंग है, फिर ये एक्सेस है, क्योंकि इसके पूरे कंज्यूम होने के लिए हमें चाहिए था 3.2 ग्राम, और यहाँ पे है 0.32 ग्राम ही, तो इसका मतलब यही पूरा कंज्यूम होगा और इसमें कुछ बच जाएगा, तो ये फिर एक्सेस रिएजेंट होगा और ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा अब वाटर कितना बन जाएगा। तो जो इसका दूसरा पार्ट है, तो ये आप प्लीज़ पहले नोट कीजिए, देखिए आप, जो इसका दूसरा पार्ट है, अब हमें एक्चुअली वाटर निकालना है। हमें पता है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट अब ये है, हमें पता है कि अगर 32 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन होता, वो कितना वाटर देता, 36 ग्राम्स। टू फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, तो जो इसका दूसरा पार्ट है, तो मैं इस तरह से लिखूँगा, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स वाटर, कितना वाटर देता है, शाबाश। अगर 32 ग्राम्स होते तो ये देता फिर 36 ग्राम्स, ठीक है। और 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना देता, वाटर 36 डिवाइड बाई 32 ग्राम। देयरफॉर, तो यहाँ पे हमें कितना ऑक्सीजन है, दैट इज़ 0.32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स वाटर, दैट इज़ 36 डिवाइड बाई 32 इंटू 0.32, that means 32 into 10 raised to power -2 gram. 32 cancel, that means it is 0.36 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये इसका आंसर होगा फिर। तो हम इजीली ये निकाल सकते हैं कि वाटर यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो कितना हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिर कहना चाहूँगा, सबसे पहले अगर रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं, जब भी रिएक्टेंट्स दिए हुए होंगे, तो अगर हमें ये बताना होगा कि प्रोडक्ट कितना हमें वहाँ पे मिल जाएगा, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है क्या ये प्रोडक्ट की मकदार क्या ये इतनी है कि ये पूरे कंज्यूम होते हैं, या क्या इसमें कोई रिएक्टेंट मद ज़्यादा है और कोई कम। अगर रिएक्टेंट की मकदार एक कम एक ज़्यादा है, मतलब हमें फिर ये देखना है कि इन रिएक्टेंट्स में से पहले जो एक्सेस रिएजेंट है वो कौन है और लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो जब हम ये जानेंगे कि एक्सेस रिएजेंट कौन है और लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, फिर हमें डिसाइड करना है प्रोडक्ट कितना बन जाएगा। और हमें पता है प्रोडक्ट की मकदार जो है वो डिसाइड करता है, दैट इज़ डिसाइडेड बाय द लिमिटिंग रिएजेंट। ये एक तरीका है किस तरह से हम ऐसे न्यूमेरिकल्स करते हैं कि हम पहले लिमिटिंग रिएजेंट को देखते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट अगर रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं तो हम वहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढते हैं, फिर लिमिटिंग रिएजेंट को इस्तेमाल करके हम फिर
अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट की मकदार हम जान लेते हैं. सो दिस वाज अबाउट स्टोइकियोमेट्री. The different relations like mass relationship, mass volume relationship, and volume relationship. Besides these relationships, we have also discussed limiting reagent हम किसको कहते हैं, excess reagent को हम किससे कहते हैं, और इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इनके बेसिस पर ही, लिमिटिंग रेजेंट के बेस पर ही हम कैसे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं. सो दिस वाज अबाउट द स्टोइकियोमेट्री. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.